इसको चेंज करना पड़ेगा। चार सौ 443 में सेल है 370। इसको आपको बोलना है, पता है तो सेल के है ना 430 433 के आसपास आने से हमको बोलिएगा। बेटिंग इनेबल है क्या मेरा? मॉर्निंग बेटिंग इनेबल है क्या? यस सर। चलो आज कंटिन्यूस में पढ़ना है ना? यस सर। सावन बेटिंग में शेयर किया। सब कॉलेज खुल गया नहीं? यस सर। आपकी भी खुल जाएगी, वेट कीजिए। आरटीसी भी खुल गया सर रांची का। धीरे धीरे सारे कॉलेज खुलेंगे, लेकिन फाइनल ईयर खुला है। सर वो फाइनल ईयर कब हो जा रहा है ना सर? हाँ हाँ, अभी फाइनल ईयर खुलेगा, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा। चलिए, ये प्रॉब्लम कर लिए होंगे आप लोग मेरे ख्याल से, तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये बताना है इसके लिए, बताना है क्या इसे? सर डिस्कशन तो हो गया, मोमेंट नहीं। चलो बना देता हूँ, छोटा सा है सॉल्यूशन। गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है? स्पैन का लेंथ दिया हुआ है सर ना? लिंक दिया हुआ है। यस सर। आज प्रॉब्लम तो नहीं हो पाएगा। मैं कंटिन्यूअस बीम का डेरिवेशन भी नहीं, प्रोसेस उसका मैं बता दूंगा। बहुत इजी है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो स्पैन लेंथ मेरा दिया हुआ है 6 मीटर, और यहाँ पे लोड यूडीएल दिया हुआ है ना, यूडीएल लोड दिया हुआ है, मतलब स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है, 2 किलोन्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। ई की वैल्यू दी हुई है कितना? 2 × 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर। इस बार यहाँ पे छूट गया था। और आई का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.48 × 10⁻⁻⁴ मीटर टू द पावर, यही दिया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन पूछा बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। ये फिक्स बीम है, इस पे यूडीएल लग रहा है, कितना का लग रहा है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। लेंथ आपका दिया हुआ है 6 मीटर का। तो अब इसका जो डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है सेंटर पे, ये कितना है? यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटर पे आपका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? क्या होता है फॉर्मूला बेंडिंग मोमेंट का फिक्स्ड बीम में अगर निकालना हो तो? क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू लोड। बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम, that is equal to small w L to the power 4, not 4, this is L w cross per y 24. This is the formula. आपको याद होना चाहिए सारा फॉर्मूला।
तो 2 इंटू Yes. एल है 6 का स्क्वायर बाई 24 कितना आ गया ये कितना आ गया सर 3 3 आएगा 3 तो नहीं आना चाहिए 12 36 3 आ जाएगा यस 3 आ रहा है 3 किलो न्यूटन बेंडिंग मोमेंट है 3 किलो न्यूटन मीटर क्लियर है चलिए नेक्स्ट दूसरा क्या बोल रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन y max इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस डब्ल्यू एल टू द पावर 4 बाई 384 EI पुट कर दो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 6 टू द पावर 4 384 into 2 into 10 to the power 8 into 0.48 into 10 to the power minus 4 चेंज कर दो mm में कितना आ जाएगा यहाँ से y max का वैल्यू इट विल कम अराउंड माइनस 0.703 mm निकाल लेना इजी है जो फॉर्मूला पीछे दिया हूँ वो आपको पता होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब ये सारी चीजें तो क्लियर है इसको डिलीट करना है तो पेज को डिलीट करने के लिए नया पेज ऐड कर लेते हैं कंटिन्यूअस बीम ठीक है चलिए क्या है कंटिन्यूअस बीम डिफाइन करेंगे कोई व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस बीम कंटिन्यूअस बीम किसको बोलते हैं सर जो लगातार आगे जाते रहे लगातार आगे जाते रहे मतलब वो तो सिंपली सपोर्टेड भी है लगातार आगे जाते रहेगा जिसमें मोर देन टू सपोर्ट हो ऐसे बीम को हम लोग क्या बोल देते हैं कंटिन्यूअस बीम तो ये आपकी कंटिन्यूअस बीम है दिस वन इज योर कंटिन्यूअस बीम क्लियर है इसे कंटिन्यूअस बीम बोल जहां पे आपका मोर देन टू सपोर्ट दिस ऑल आर द कंटिन्यूअस बीम क्लियर है यस नेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं a continuous beam is one which is supported on more than two supports on more than two supports अब मैंने आपको स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बताया था फर्स्ट चैप्टर याद करो क्या बताया था आपको मैंने स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट याद आ रहा है कुछ स्टैटिकली डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट बताया था मैंने यस सर तो ये जो Yes, sir. कंटीन्यूअस बीम है आपका किस कैटेगरी में आता था एग्जांपल भी मैं वहां पे दिया था स्टैटिकली डिटरमिनेट था या स्टैटिकली इनडिटरमिनेट था सर स्टैटिकल इनडिटरमिनेट था ठीक है वो लिखाया हुआ पॉइंट दे करके सो द कंटीन्यूअस बीम so the continuous beam is a statically indeterminate and can be analyzed by various methods and can be analyzed by various method कहने का मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं कंटीन्यूअस बीम को एनालाइज करने के लिए उसमें से एक मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं क्लेपेरेंस थ्योरम क्या बोलते हैं
क्लेपेरेंस थ्योरम, और इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स। क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स बोलते हैं। अब एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो इस मेथड से सॉल्व कर लो या फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा बाय द हेल्प ऑफ क्लेपेरेंस थ्योरम, या उसको बोल सकते हैं थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट, सेम प्रॉब्लम को हम लोग आगे वाले चैप्टर जो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उससे भी हमको सॉल्व करेंगे, उस पर्टिकुलर मेथड से भी। तो सेम क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बता दूंगा, सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे। वेरियस मेथड्स, ओके। सो अब यहाँ पे हम लोग एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं, हेयर ओनली, आगे डिस्कस करेंगे फिर। हेयर ओनली वन मेथड टू बी गोइंग टू डिस्कस, which is theorem of three moment, theorem of three moment, theorem of three moments, or the Clapeyron's theorem। ठीक है, तो ये दो मेथड है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में से आपको बोल देगा कि थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट से सॉल्व करें या फिर क्लेपेरेंस थ्योरम से सॉल्व करें। ठीक है, तो ये दोनों एक ही मेथड है। क्लियर है? चलिए अब इस मेथड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स क्या है और क्लेपेरेंस थ्योरम क्या है। तो इसको हम लोग अब इसमें डिस्कस करना, आपको मैं बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता हूँ, और डायग्राम क्या है, कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज क्लेपेरेंस, CLAPERENS, क्लेपेरेंस थ्योरम, और थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट। क्लियर है? चलो, इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, डायग्राम को समझिएगा। लेट्स से दिस इज योर कंटिन्यूअस बीम, ये आपकी कंटिन्यूअस बीम है। ये कंटिन्यूअस बीम हो गया, बोल सकते हैं? मोर देन टू सपोर्ट्स है। yes sir, तो ये पहले बीम आपका इस तरीके से था, जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, आपकी बीम पहले इस डायरेक्शन में थी। अभी इसको ये आपकी हॉरिजॉन्टल बीम, ओरिजिनल बीम आपका ये है। लेकिन लोडिंग की वजह से क्या हुआ, आपका बीम कुछ इस तरीके से, इससे मैं दूसरे कलर से करता हूं। दूसरा कौन सा कलर से करूंगा? ठीक है, तो आपकी कर्व कुछ इस तरीके से आ गई। कहने का मतलब ये ए है, ये बी है, तो आपका ये जो सपोर्ट है यहां से सिंक होकर के यहाँ पे चला आया। सिंकिंग मतलब सपोर्ट का अपने पोजीशन से एक दूसरे पोजीशन पे सिंक कर जाना, इसको ए डैश मैंने बोल दिया। ये कर्व है, एक मिनट रुक जाओ, और एक ये सिंक होकर के यहाँ पे चला है। ठीक है, क्लियर है?
तो यस सर। Yes, sir. इसे सी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका क्या हो गया, सी डैश हो गया। क्लियर है? अगर ये जो आपकी ग्रीन वाली लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन आपकी है, ये तो आपकी ओरिजिनल शेप में है। ठीक है, अब ये ड्यू टू लोडिंग, अब लोडिंग कैसा लग रहा है, मान लेते हैं यूडीएल लग रहा है। कैसा लोडिंग लग रहा है, यूडीएल लोडिंग लग रहा है। मैंने एज्यूम करा है ऐसा, बस क्या किया है, एज्यूम कर रहा है कि यूडीएल लोडिंग लग रहा है। क्लियर है? सो अभी आपका बीम का जो शेप है कुछ इस तरीके से आ गया है। तो अगर मैं ग्रीन वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो सेम वहीं पे टेंजेंट आएगा। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं इस कर्व के लिए, तो इस कर्व के लिए टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ होके आएगा। कर्व पे टेंजेंट ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना, यस और नो? Yes, sir. तो ये मैंने इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करा। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये मेरा हो गया ए डबल डैश और ये मेरा हो गया सी डबल डैश। क्लियर है? Yes, sir. तो जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट से मुझे थीटा मिलता है, इसको मैं बोल सकता हूं थीटा बी, जैसे थीटा बी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा एट बी, अगर ये बी पॉइंट आपका है तो। क्लियर है? Yes, sir. और इसकी लेंथ मैंने मान लिया ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा वेट करना। दिख रहा है? ये आपकी L2 हो गई। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ड्रॉ कर रहा हूं, Bending moment. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा आता है, यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, पैराबोला होगा। इधर देख लो वाले वाले पेज में यूडीएल है, बेंडिंग मोमेंट कैसा हो रहा है, Parabolic. Parabola. तो पारा। चलिए, तो मैं यहाँ पे ये सेंटर लाइन ले रहा हूं, तो ये पाराबोला एक मेरा ऐसे आ गया, और एक पाराबोला मेरे को इस तरीके से। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता दिया। तो इसका कुछ एरिया होगा A1 और इसका कुछ एरिया होगा A2। ये सुनो, होगा ना? Yes, sir. इसका कुछ CG का डिस्टेंस होगा X1, मान लेते हैं ये CG का डिस्टेंस ये X2 बार एंड X1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। तो ये तो बेंडिंग मोमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे जब मोमेंट की मैं बात कर रहा हूं, सो यहाँ पे बी पे मोमेंट क्या जीरो दिखा रहा है ना। अगर डायग्राम देखोगे, लोडिंग लग रहा है यूडीएल, तो बी पे मोमेंट क्या है यहाँ पे, अगर मैं ये बोलूं ये बी है ये सी है, तो बी पे तो मोमेंट यहाँ पे जीरो दिखा दिया, जीरो दिखा है ना। यस बट एक्चुअल में ऐसा है क्या, बी पे मोमेंट नहीं होगा कुछ भी क्या, बी पे कुछ तो मोमेंट होगा, इसका कुछ अफेक्ट आएगा, इसका कुछ अफेक्ट आएगा, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा ही आएगा, आएगा यस ना। सर। तो वो मोमेंट कैसे निकालना है, वो मेरा टास्क है। तो मोमेंट निकालने के लिए अभी आगे निकालते हैं। वी हैव द फॉर्मूला। कुछ मोमेंट आपकी इस तरीके से आएगी, तो मान लेते हैं बी पे तो कुछ मोमेंट आनी ही आनी है, तो मैं डायरेक्ट इसी पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा कलर से। तो बी पे कुछ मोमेंट आएगा, लेट्स से बी पे जो मोमेंट आएगी कुछ इस यहाँ पे आएगी मोमेंट, मैंने मान लिया कि यहाँ पे मोमेंट आएगा।
मैंने बस एग्जांपल के लिए बताया आपको, ठीक है। तो ये कुछ जो आपका मोमेंट है mv यहाँ पे ये आएगा और इसी का कैलकुलेशन हमको करना है। एक मिनट, ये तो सेंटर पे आएगा ना, अलग से ही ड्रॉ करना था। अब ये सिर्फ कैसे निकालते हैं मैंने आपको यहाँ पे वर्चुअली दिखाया, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे एंड पे तो मोमेंट जीरो होती है ना, यस सर। मोमेंट से भी सबऑर्डिनेट पे जीरो होता है, जीरो मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये आपका mv मोमेंट होगा, ये आपको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्लेपेरेंस ने थ्योरम देके रखा है। क्या देके रखा है? थ्योरम देके रखा है। उन्होंने सारी चीज को एनालाइज करा है। एनालाइज करने के बाद उन्होंने एक इक्वेशन दिया है। अब इक्वेशन क्या है मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, उससे पहले मैं नॉमेनक्लेचर लिख लेता हूं। देखो यहाँ पे आपका इस फिगर में अगर आप देखोगे तो आपके फिगर के साथ दो केस हो सकता है। पहला केस क्या हो सकता है कि आपका सारा जो सपोर्ट है एक ही जगह पे, मतलब एक ही लाइन में है, जैसे ए बी सी, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है कि आपका सपोर्ट एक्सचेंज मतलब सिंक हो गया है, ये भी एक केस हो सकता है ना। ये सब सारी केस हो सकती है ना। पहला केस है कि ये ए बी सी डायरेक्ट सिंक एक ही लाइन में है, उसको एनालिसिस करना, और आपके सिलेबस में बस ये एनालिसिस करना है। आपके सिलेबस में जो सपोर्ट सिंक किया है ना उसको एनालिसिस नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये लोडिंग के बाद ये फिनोमेना आती है तो मैंने इसको बता दिया है। अब ये कौन कौन Yes. सा जो केसेस है उसको स्टडी करना, उसको एक एक करके देख लेते हैं। उससे पहले जितना सारा नोमेनक्लेचर यहाँ पे मैंने दिया वो क्या क्या नोमेनक्लेचर है उसको भी देख लेते हैं। तो बोल रहे कि सर सपोर्ट बी भी तो स्ट्रिंग कर सकता है ना थोड़ा। हाँ कर सकता है, लेकिन नहीं मैंने करेंगे। आपको बस डिफाइन कर दिया। सिंक कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, वो डिपेंड करता है आप लोडिंग कैसे लगा रहे हैं। तो मैंने सिंपल यूडीएल लगा करके देखा तो यूडीएल किस तरीके से मेरा सिंक कर रहा है। सपोर्ट सिंक कर सकता है, वो डिपेंड करता है आपका लोडिंग कितना और किस नेचर का लग रहा है ना। यस सर। चलिए, सो let L1 is equal to length of the span AB L2 is equal to length of the span BC। अभी सब सारा इसे लिखा रहा हूं कि आगे आपको ही मदद मिलेगा। A1 is equal to एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? यस सर। एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर AB सिंपली सपोर्टेड जो केस है। A2 is equal to area of bending moment diagram for span BC। ये भी सिंपली सपोर्टेड केस। x1 बार क्या है? डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ A2 from A। x2 बार क्या है? डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ, यहां से A1 होगा ना, ये A1 A2 फ्रॉम B। तो यहां से मैंने x1 A से लिया, x2 मैंने C से लिया, C से लिया ना, दिस नॉट B, इट इज C। क्लियर है? अब देखो ये अब जो स्पैन है इसकी कुछ रिजिडिटी होगी, EI होता है ना, रिजिडिटी पढ़े होगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फ्लेक्सर रिजिडिटी क्या होती है। तो इस स्पैन का E भी होगा और I भी होगा। मान लेते हैं इसका E1 I1 है, इसका
E2 I2 है, सो E1 I1 is equal to flexural rigidity for the span AB and E2 I2 is equal to flexural rigidity for the span BC। ठीक है, अब देखो, अब ये मेरा जो सिंक किया है इसको मैं del 1 बोल देता हूं, और ये जो सिंक किया इसे मैं del 2 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? del 1 एंड del 2। सो del 1 मेरा क्या हो गया? sinking of support, sinking of support A with respect to support B। उसी तरीके से del 2 is equal to क्या? sinking of support C with respect to support B। फिर आपका एंगल भी मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था, तो थीटा बी इज इक्वल टू एंगल made by the tangent, angle made by the tangent to elastic curve, at B with the horizontal। ठीक है, तो ये जो मैंने थीटा बी यहां से ड्रॉ किया दैट इज थीटा बी इस कर्व के ऊपर। नाउ अब ये क्लैपेरेंस ने जो थ्योरम दिया है मैं उसे यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इन्होंने जो इक्वेशन दिया है, जनरल इक्वेशन इन्होंने दिया है, बहुत आसान है, इजी याद करने के लिए मैं बता दूंगा। सो MA L1 divided by E1 I1 plus 2MB into L1 E1 I1 plus L2 E2 I2 plus MC L2 E2 I2 प्लस, थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है, और डायरेक्ट इसी में प्रॉब्लम आएगा, 6A1 X1 बार by L1 by 6A1 X1 बार divided by L1 E1 I1 plus 6A2 X2 bar divided by L2 E2 I2 equal to 6 del 1 by L1 plus 6 del 2 by L2। ये जो है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या है? दिस वन इज योर स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ या जनरल फॉर्म ऑफ थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स। जनरल फॉर्म ऑफ थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स। क्लियर है? ये आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको अब इतना लंबा याद करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको सिंकिंग ऑफ सपोर्ट हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। क्लियर है? सिंकिंग ऑफ सपोर्ट हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 del 1 L1 0 हो जाएगा, 6 del 2 L2 क्या हो जाएगा? अगर आपका बीम सिंक ही नहीं किया हो
आपका बीम सिंक नहीं किया तो क्या वहां पे del 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर del 1 की वैल्यू 0 हो गई तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। क्लियर है। चलिए सो अभी मैं क्या करिए, तो आपका जनरल फॉर्म हो गया। अगर आपके क्वेश्चन में del 1 del 2 का वैल्यू दे देगा तो एज पर द डायग्राम इसके अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बट आपके सिलेबस में वो है नहीं, तो उसके टेंशन। आपके सिलेबस में है कि आपका सारा सपोर्ट एक ही लेवल पे है, ए बी सी एक ही लेवल पे है। तो उसके अकॉर्डिंग अब इसको आगे बढ़ने से पहले एक जनरल कंसिडरेशन है। अब हर चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग साइन कन्वेंशन फॉलो करते थे, तो यहाँ भी कुछ पॉइंट है जो कि हमको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। पहला पॉइंट बोल रहा है ऑल सैगिंग मोमेंट्स एक मिनट, सैगिंग मोमेंट्स हम लोग कैसा ले रहे थे, सैगिंग मोमेंट हम लोग कैसे लेते थे, बताएंगे। सैगिंग मोमेंट हम लोग क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे नेगेटिव लेते थे, हाँ? पॉजिटिव सर। तो ऑल सैगिंग मोमेंट टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल हॉगिंग मोमेंट एज नेगेटिव। तो पहला ये हो गया। दूसरा del 1 and del 2 are taken as positive if sinking of support A and C lie below the support, lie below the support of reference B। कहने का मतलब ये जो सिंकिंग ऑफ सपोर्ट आपका हो रहा है, अगर ये नीचे होगा तो उसे पॉजिटिव लेंगे। अगर ये सिंक ऊपर की तरह हो जाए, बीम कुछ इस तरीके से आपका ऊपर की तरह चले जाए, तो उस केस में उसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। तो ये आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डेल्टा का वैल्यू से मतलब नहीं है नाउ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ स्पेशल केसेस है, उसमें से कुछ केसेस हम लोग को पढ़ना है। तो जो केसेस पढ़ना है उसी केसेस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो द फॉलोइंग आर the following are the special cases। तो आप लोग खुद से बोलोगे, केसेस ऑफ थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट। सो पहला केस है केस 1, सो केस 1 बोल रहा है when all supports remain at the same level। तो पहला केस यही आपको पढ़ना है, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपका, ये सारा सपोर्ट आपका कहाँ है, एक ही जगह पे है। तो इस केस में आपका जो इक्वेशन है, अगर सारा सपोर्ट आपका एक जगह है तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर सारा सब 0 हो जाएगा, है ना। बस उसको मैं लिख देता हूं। इन दिस केस supports
remain at the same level, then del 1 and del 2 are 0. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? MaL1 divided by E1I1 plus 2MB L1 by E1I1 plus L2 by E2I2. याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते. MC into L2 divided by E2I2 plus 6A1 X1 bar by L1 E1 I1 plus 6A2 X2 bar divided by L2 E2 I2 equal to 0. यही हो जाएगा, यही होगा ना? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये दोनों तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. क्लियर है? क्लियर है ना? तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा. अब देखो इसको लिखने का देखो सिंपल सा तरीका है. ये आपका स्पैन है ना, तो MA ए पे कुछ मोमेंट होगा तो MA इंटू L1 डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ठीक है, फ्लेक्सर रिजिडिटी डिवाइड कर दो प्लस इस पे भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस B पॉइंट पे भी तो मोमेंट होगा. तो मैंने यहाँ पे क्या किया 2MB. अब ये जो B है किसके साथ कनेक्टेड है? L1 के साथ भी कनेक्टेड है, L2 के साथ कनेक्टेड है. यस और नो? तो क्या हो जाएगा? L1 by E1 डिवाइडेड प्लस L2 by E2I2. वही लिखा हुआ है. नाउ MC पे आ जाओ. अब AC पॉइंट पे MC किससे कनेक्टेड है? L2 से. तो MC into L2 डिवाइडेड बाय E1 डिवाइडेड बाय I2. वही लिखा हुआ है ना? क्लियर है ये चीजें? तो याद करने का तरीका यही है. और 6A1 X1, अब आ जाओ यहाँ पे, तो 6A1 X1 by L1 plus 6A2 X2 by L2 इक्वल टू 0. क्लियर है ये चीज? यस सर. ये चीज क्लियर है. तो पहला केस तो समझ में आ गया. पहला केस में किसी को डाउट है? पहला केस क्लियर है ना? तो यही फॉर्मूला आप याद रखना. चलिए केस 2. यही दो केस हमको पढ़ना होगा, मैं लिखाऊंगा. केस 2 है when flexural rigidity for a span is same and supports are at the same level. इस केस में आपको क्या बोल रहा है कि आपका सपोर्ट तो सेम लेवल पे है ही. एक केस और क्या ऐड कर दिया कि आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भी सेम है. मतलब यहाँ पे E1I1 E2I2 लिख रहे थे, ये सब सारा क्या है? सेम है. मतलब E और I है. क्लियर है? तो उस केस में जब सारे केसेस में समान हो जाएगा तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी आवर इक्वेशन? MaL1. अब E1I1 सेम है, तो उसे मैं लिख नहीं रहा हूं, सब उस साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा. 2 into MB into L1 plus L2 plus MC into L2 plus 6A1 X1 bar by L1 plus 6A2 X2 bar by L2 equal to 0. यही होनी है, यही होना है ना? अच्छा. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे में in this case क्या हो जाएगा? E1I1 equal to E2I2. यही है ना? ठीक है, इसे यूज कर लिया, मैं ये यूज करके मेरा इक्वेशन आया समझ में? तो यही